कॉम्प्रोमाइज़ कभी बिना शर्तों के नहीं होता, वो भी ख़ास तौर पर तब जब वो किसी गलत मकसद से हो। ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ अक्सर जुर्म की दस्तक होता है। मैंने गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी की थी। मैं तो बस बाथरूम जाने के लिए उतरा था साहब। और मेरी बहू ज्योति ऐसी टहलने के लिए गाड़ी से बाहर निकली। वो बस टहल ही रही थी कि अचानक जब तक मैं संभल पाता, खड़ा होकर चिल्लाता, गाड़ी वहां से निकल चुकी थी साहब। गाड़ी का नंबर याद है? नहीं साहब, मतलब इतना टाइम ही कहाँ था। बहुत सड़क के किनारे पड़ी थी, जख्मी हालत में थी, बेहोश थी वो। गाड़ी कौन सी थी, कुछ याद है? नहीं साहब, मैं गाड़ी देखता या बहू को, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे बस इतना समझ में आ रहा था कि कैसे भी करके अपने बहू को अस्पताल पहुंचाना है। और आप वापस नासिक लौट आए? हो साहब। पेशेंट की हालत कैसी है? बेहोश लगती है डॉक्टर साहब। ये ज्योति है। ये अपने यहाँ नर्स थे ना? हाँ। बाबा ये सब काय झालं? सब ठीक तो है? नहीं, मैं ठीक है, लेकिन ज्योति का अभी कुछ पता नहीं। डॉक्टर ने क्या कहा बाबा? अभी तक तो कुछ नहीं। वो डॉक्टर कुलकर्णी उसका इलाज कर रहे हैं ना। बहुराव, आप और आपकी बहू शिरडी जा रहे हैं? हाँ। पर बेटा साथ क्यों नहीं है? दुकान संभालने के लिए भी तो कोई चाहिए साहब। मेरा एक कपड़े का दुकान है, तो मेरे अलावा बेटा भी बैठता है। मैं तो बस अकेला ही जाने वाला था। बस निकलते निकलते बेटे ने कहा कि बहू को भी साईं बाबा के दर्शन करने हैं। चल प्रदीप, मी निघतो, शाम तक लौट आऊंगा। ठीक है बाबा, तुम्ही अजिबात काळजी करू नका, दुकान मैं देख लूंगा। अच्छा ज्योति, बाबा शिरडी जा रहे हैं। तुम भी बहुत दिनों से कह रही थी ना साईं बाबा के दर्शन को जाना। एक काम करो, बाबा के साथ तुम भी चली जाओ ना शिरडी। हाँ देखो, मैं 5 मिनट में निकल रहा हूँ, चलना हो तो जल्दी तैयार हो जाओ, ट्रैफिक के पहले वापस भी तो आना पड़ेगा। हाँ अरे हंसा, तुम्हें भी चलना है हमारे साथ? नको, मैं यही ठीक हूँ, यहीं से हाथ जोड़ लूंगी बाबा को। आपकी पत्नी साथ में नहीं है, बेटा, उसे दुकान संभालनी थी। आप और आपकी बहू शिरडी के रास्ते में थे जब यह हादसा हुआ। हाँ साहब, चूक झाली साहब, चूक झाली हो। मेरा बेटा प्रदीप बहू को साथ ले जाने के लिए कहता ही नहीं तो ये सब नहीं होता साहब, नहीं होता। ज्योति की हालत बहुत ही नाजुक है, उसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता। हमारे पास उतनी फैसिलिटीज नहीं है। अच्छा होगा अगर आप उसे
शुक्रवार पेट के पास वाले हॉस्पिटल में एडमिट करें। उनके पास बेहतर सुविधाएं हैं। लेकिन डॉक्टर साहब उसे इस हालत में कैसे ले जाएंगे? मैं एम्बुलेंस अरेंज करता हूँ। हमारे पास इतना वक्त नहीं है डिस्कस करने के लिए। ताबड़तोड़ ज्योति के भाई को फोन करो और उसे सब कुछ सच सच बताओ। 23 साल की ज्योति अपने ससुर के साथ शिरडी के मंदिर जाने के लिए घर से निकली और रास्ते में ही दुर्घटना का शिकार हो गई। बाबूराव, ज्योति का ससुर, अपनी बहू को उसी अस्पताल में लेकर गया जहां वो कभी नर्स का काम किया करती थी। ज्योति को चेक करने वाले डॉक्टर ने ऐसा क्या देखा कि उसे तुरंत गवर्नमेंट हॉस्पिटल भिजवा दिया। और वो कौन सा सच था जिसे ज्योति के भाई को बताने के लिए उन्होंने हॉस्पिटल की नर्स चंदा से कहा, और ये सच उस डॉक्टर ने बाबूराव से क्यों छुपा कर रखा? अजीत, तेरा फोन बज रहा है। हाँ साहब, एक मिनट। हाँ हेलो, कौन बोलता है? अजी दादा, मैं चंदा, याद है ना? ज्योति मेरे साथ हॉस्पिटल में काम करती थी। हाँ हाँ, याद आया। बोलो, कैसे याद किया? ज्योति के उसको ससुराल वाले अभी हॉस्पिटल में लेके आए थे। काय झालं ज्योतिला? उसका एक्सीडेंट हो गया है। तुम जल्द से जल्द शुक्रवार पेट के पास वाले हॉस्पिटल में पहुंच जाओ। ज्योति मर चुकी है। गाड़ी पर एक भी निशान नहीं है, टक्कर लगने का कोई निशान नहीं। बाबूराव ने हमें बताया कि वो लोग साइड में खड़े थे। गाड़ी तेजी से आई और दोनों को ठोक के चली गई। लेकिन बाबूराव की गाड़ी पर एक भी स्क्रैच नहीं आया। ये सर, इथे मैंने सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी की थी और ज्योति टहलते टहलते वहां तक चली गई थी साहब। यहाँ तक, मतलब यहाँ तक आई थी। और गाड़ी वहां से आई साहब। और गाड़ी ने पहले आपको और फिर ज्योति को टक्कर मारी। हाँ साहब, मुझे ऐसा घसीटते हुए ज्योति को जोरदार टक्कर मारी और निकल गई। साहब, मेरी बहन ज्योति एकदम सीधी सादी लड़की थी साहब। वो शादी के पहले नर्स का काम किया करती थी। किसी से कोई लेना देना नहीं था साहब। उससे भला किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? हम गरीब लोग हैं साहब, भला हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? पर तुम्हारी बहन के ससुर बाबूराव, वो तो मालदार है, कपड़े की दुकान है। वो बड़े लोग हैं साहब। उसी दुकान में तो काम करती थी ज्योति शादी से पहले। हमारे घर के एकदम नजदीक में ये दुकान। और वहीं उसकी मुलाकात प्रदीप से हुई। हो साहब, वो भी उस दुकान में बैठता था। एक गाड़ी है, बाबूराव को घिसते हुए चली गई, पर तुम्हारी बहन ज्योति को जख्मी कर गई। जानलेवा चोट लगी उसे। साहब, मेरे को क्या पता वहाँ क्या हुआ होगा। क्या ये हो सकता है कि तुम्हारी बहन के ससुर बाबूराव ने उसका मर्डर किया हो? कैसी बात कर रहे हो साहब आप? बहुत प्यार करता था मैं उससे साहब। वो भी मुझे बहुत चाहती थी। आमच्यात कधीच कुठला भांडण दंटा नव्हता, कोई मनमुटाव भी नहीं था कभी। फिर ऐसी क्या वजह थी कि बाबूराव ने उसकी जान ले ली? ये क्या बोल रहे हैं साहब आप? भला मेरे पापा मेरी पत्नी को क्यों मारेंगे? यही तो हम भी जानना चाहते हैं कि क्यों मारा। नहीं साहब, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, ये सही नहीं है। भला ऐसा हो सकता है क्या? होने को तो कुछ भी हो सकता है। ये तो पक्का है कि एक्सीडेंट केस नहीं। तुम्हारा बाप कुछ छुपा रहा है, कहानी सुना रहा है।
देख के समझ गया था कि एक्सीडेंट नहीं है, कोई और चक्कर है। आपने ज्योति के भाई को फोन करवाया, लेकिन पुलिस को नहीं। मुझे पता था कि केस गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो लोग तुरंत पुलिस को बुलाएंगे। मैं समझ चुका था कि बाबूराव झूठ बोल रहा है। ज्योति तो यहाँ आने से पहले मर चुकी थी। ये तो मर चुकी है। डॉक्टर साहब, यहाँ तो ब्लीडिंग हो रही है। ये ब्लीडिंग एक्सीडेंट से नहीं लगती सर। खरा सांगतो इंस्पेक्टर, हम नहीं चाहते थे कि बाबूराव बच के निकल जाए, इसलिए ज्योति को एडमिट करने का नाटक किया और बाबूराव से झूठ बोला। ज्योति की हालत बहुत ही नाजुक है, उसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता। हमारे पास उतनी फैसिलिटीज नहीं है। अच्छा होगा अगर आप उसे शुक्रवार पेट के पास वाले हॉस्पिटल में एडमिट करें। मुझे पता था कि पोस्टमार्टम जरूरी है, इसलिए उसे वहां भेज दिया। ये लड़की जब यहाँ लाई गई थी तभी मर चुकी थी। आप ही ने बताया था ना कि एक्सीडेंट केस है। ये तो लड़की के साथ जो थे वो कह रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों? लड़की के प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी। अब पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। हाँ, लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये एक्सीडेंट का केस नहीं है। क्या ज्योति की मौत वाकई एक्सीडेंट से हुई थी? और अगर नहीं तो फिर बाबूराव और उसका परिवार क्या छुपा रहे थे और क्यों? ज्योति की इस तरह से अचानक मौत के पीछे क्या वजह हो सकती थी? क्या सचमुच उसका खून किया गया था? और अगर हाँ, तो फिर उसका हत्यारा कौन था? बाबूराव के मुताबिक ज्योति की मौत एक्सीडेंट की वजह से, लेकिन बाबूराव की गाड़ी को एक भी खरोच नहीं है। नहीं, बाबूराव को कोई खास चोट नहीं। सर शायद ये एक्सीडेंट प्री प्लान्ड हो सकता है। उस गाड़ी का ड्राइवर भी बाबूराव का ही कोई आदमी हो सकता है, क्योंकि बाबूराव को ना तो गाड़ी का नंबर याद है और ना ही ये कि वो गाड़ी कौन सी है। और दोनों डॉक्टर्स को भी एक्सीडेंट का केस नहीं लगा। साईं बाबा शपथ सांगतो साहब, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। आप मेरे ऊपर शक क्यों कर रहे साहब? वो मेरी बहू थी, मेरे बेटी की बराबर थी। मैं उसे क्यों मारूंगा? आपकी बहू के प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी, समझ रहे हैं ना आप? जी साहब। एक्सीडेंट से तो ऐसी ब्लीडिंग हो नहीं सकती, बराबर ना बाबूराव? अगर सच बोलोगे तो तुम्हारा टाइम भी बचेगा आणि माझा पण। देवा शपथ सांगतो साहेब, मैं सच बोल रहा हूं। मला काही माहित नाही, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। क्या नहीं मालूम? आपके पति ने ज्योति को मारा ये नहीं मालूम, या फिर ये नहीं मालूम कि क्यों मारा? आप क्यों नहीं गई अपने पति के साथ शूटिंग? मेरा मन नहीं था जाने का, तबीयत ठीक नहीं थी। साहब, करीब 2 साल तक ज्योति बाबूराव जी की दुकान पर काम करती रही। हम गरीब लोग हैं साहब। मेरी बहन को नर्स बनना था, लेकिन हमारे पास उसकी पढ़ाई का पैसा नहीं था, इसीलिए उसने बाबूराव जी की दुकान पर नौकरी कर ली। दुकान घर के पास ही है ना? वो साहब, ज्योति रोज उसी रास्ते से जाती थी। हम भी बाबूराव जी को जानते थे। उनको दुकान पे काम करने के लिए एक लड़की चाहिए थी, तो उन्होंने ही ज्योति से पूछा कि वो काम करेगी क्या। बेटा, मेरे पास 4 पैसे होते ना तो तुझे नौकरी करने का भी नहीं देता, शादी करवा देता तेरी। बाबा, पैसे नहीं ये बोल के रोके क्या मतलब है? पैसा कमाना पड़ेगा, तब जाके 4 पैसे हाथ में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। और फिर नौकरी के पगार से मैं नर्स का कोर्स भी कर लूंगी ना। अरे लेकिन ओ बाबा बरोबर बोलती थी। 12वीं पास कर ली है उसने, उसे पता है आगे क्या करना है। करने दो ना नौकरी, और हमेशा थोड़ी ना करेगी ये काम। आई तू तो बाबूराव जी को इतने सालों से जानती है ना, उन्हीं के यहाँ तो है नौकरी, और फिर घर के पास में ही है।
ज्योति बाबूराव जी की दुकान पर काम करती रही, साथ ही पढ़ाई भी पूरी करती रही। और जैसे ही उसका नर्सिंग का कोर्स पूरा हो गया, उसने वो नौकरी छोड़ दी और डॉक्टर कुलकर्णी साहब के अस्पताल में नौकरी कर ली। बाबूराव की दुकान पर काम करते करते तुम्हारी बहन ज्योति और प्रदीप के बीच में प्यार हो गया। वो हमें नहीं पता साहब, पर एक दिन बाबूराव जी हमारे घर पर आए। बाबूराव जी, मैं गरीब आदमी हूँ, आप बड़े लोग हैं। हे बघ नंदू, हे बघ, मैं ऐसा अमीर गरीब ऐसा नहीं मानता रे। मुझे बस इतना पता है कि तेरी बेटी ज्योति एक होशियार और सुशील लड़की है। तू अगर इस रिश्ते को हाँ कह देगा तो मेरे बेटे की जिंदगी संवर जाएगी। और मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ, मेरा बेटा बहुत खुश रखेगा तेरी ज्योति को। अरे पर ना क्यों बोल रही, कुछ तो बोल। एक बार बोला ना पापा, शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है। अरे पर का क्यों ना कर रही है ये तो बता। इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। देख, बाबूराव जी बहुत अच्छे आदमी हैं। हमारी तो औकात भी नहीं है उनसे बराबरी करने की। मैं पाँव घिस घिस के मर भी जाऊं ना तो ऐसा घर नहीं मिलेगा। पहले तुम्हारी बहन प्रदीप से शादी करने को तैयार नहीं थी और बाद में मान गई। हो साहब, हम तो इसी टेंशन में थे कि बाबूराव जी से जाकर क्या बोले। फिर अगले ही दिन ज्योति ने आकर बताया कि वो शादी के लिए तैयार है। पर ऐसा क्या हुआ कि उसने अपना मन बदला? वो नहीं मालूम साहब। हम तो इसी बात पे खुश थे कि वो शादी के लिए राजी हो गई, और फिर उसके बाद हमने उस बारे में सोचा भी नहीं। अब मुझे क्या पता साहब, ज्योति ने पहले ना क्यों कहा या फिर बाद में हाँ क्यों कहा। देखिए, ये सब तो उनके घर का मामला था। वो प्यार करती थी ना तुमसे, फिर ना क्यों बोली? साहब, उसने ना क्यों बोला मुझे सच में नहीं पता। कमाल की बात है, वो 2 साल से तुम्हारी दुकान पर काम करती थी, तुम्हें अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। पहले हाँ फिर ना, फिर जैसे शादी कर ली। प्रदीप सांग वाला झोल क्या है? आई शपथ सांगतो साहब, काही झोल नहीं है। देखिए, ये सब बातें वही जाने ना। मैंने कभी उससे पूछा ना उसने कभी बताया। हाँ सर, ये बात तो मैं जानती थी कि ज्योति प्रदीप से शादी करने के लिए पहले तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में वो मान गई। क्यों, ये तो मुझे नहीं पता। क्या प्रदीप में कोई कमी थी? ऐसा तो कभी कुछ सुना नहीं, और ज्योति ने भी कभी इस बारे में कुछ कहा नहीं। चंदा, तुम ज्योति की बेस्ट फ्रेंड थी, ठीक से याद करो, कुछ बताया होगा उसने। जब तक वो हॉस्पिटल में काम करती थी तब तक ही हमारी दोस्ती थी। चंदा, क्या ऐसा हो सकता है कि ये एक्सीडेंट प्रदीप ने करवाया हो ज्योति को खत्म करने के लिए? साहब, अभी इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। अगर ज्योति और प्रदीप में कुछ अनबन थी भी तो साहब मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। और हंसा, बाबूराव की पत्नी, उसकी अपने पति के साथ बनती नहीं थी, ये बात एकदम साफ है। अजीत, कहीं इसकी वजह ज्योति तो नहीं? जी, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता साहब, पर हाँ, बाबूराव जी और उनकी पत्नी में कम ही बनती थी। ज्योति की शादी में देखा था हमने। क्यों नहीं बनती थी दोनों में? बाबूराव जी को बच्चा चाहिए था, जो कभी हुआ ही नहीं। बच्चा हुआ ही नहीं? तो फिर प्रदीप कौन है? कितना अच्छा दिखता है तू, फिर भीख क्यों मांगता है? हाँ, खाने को कुछ नहीं है साहब, बहुत भूख लगी है। ये देख बेटा, भूख तो तुझे कल भी लगेगी। क्या रोज लोगों के सामने हाथ फैलाएगा? अरे अपना काम धंधा कर, अपना पेट भर। साहब, मेरे जैसे को कौन काम पे रखेगा? सब शक करते हैं। क्यों? कि मैं चोरी कर लेगा, धोखा दे देगा। मेरे पे कौन भरोसा करेगा साहब? मेरे को भी मेहनत करके पैसे कमाने का है, मुझे भी अपने पैसे से रोटी लेके खाने का है साहब। साहब, मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है साहब। सब जानते हैं बाबूराव जी का दिल बहुत बड़ा है। उस बच्चे की बातें उनके दिल को छू गई, तभी 11 साल पहले उन्होंने उस बच्चे को गोद लिया। वो लड़का प्रदीप है।
जी डॉक्टर डोके। उस औरत पर कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। फिर वो ब्लीडिंग, पीरियड्स, महावारी चल रही थी। तो फिर उसकी मौत सचमुच में एक्सीडेंट की वजह से हुई है? मुझे तुम कहना क्या चाहती हो हंसा? आप मुझसे कोई भी सच छिपा नहीं सकते। वो सब देख रहा है। देव वक्त ये ध्यान रखिए, पति हो, इसलिए पुलिस के सामने मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन मेरे ना बोलने से आपका पाप कम नहीं होगा, सच नहीं छिपेगा। बाबा, पुलिस आई है। एक पत्नी को शक हो चुका था, शक नहीं बल्कि विश्वास हो चुका था कि उसका पति झूठ बोल रहा है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि जिससे शक हो सके। तो फिर ऐसा कौन सा सच था जिसे बाबूराव छुपा रहा था और कितनी देर तक छिपा रह सकता था ये सच? पुलिस को ज्योति किसी एक्सीडेंट में नहीं मरी है बाबूराव। अरे मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ है, मुझे भी चोट लगी है और आप कहते हैं एक्सीडेंट ही नहीं हुआ। पता नहीं आइडिया तुम्हें किसने दिया। पुलिस को शेंडी लगाने की कोशिश मत करो बाबूराव, जो मैं से नहीं छुपता। अब तुम हमारी पकड़ में आ गए हो, कोई रास्ता नहीं है। सब कुछ सच सच बता दो और किस्सा खत्म करो। तुम्हारा गोद लिया बेटा प्रदीप जब भागा भागा डॉक्टर कुलकर्णी के अस्पताल में पहुंचा तो इसे ये जानकर ज्यादा सदमा नहीं लगा कि इसकी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ। बाबा ये सब काय झालं? क्योंकि अच्छी तरह से जानता था कि तुम उसका मर्डर कर चुके हो। ये रहे तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स। तुमने हाईवे से प्रदीप को फोन किया था ज्योति का मर्डर करने के बाद, बरोबर? ज्योति किसी एक्सीडेंट में नहीं मरी है बाबूराव, उसे तुमने मारा है। उस औरत पर कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। फिर वो ब्लीडिंग, पीरियड्स, महावारी चल रही थी। तो फिर उसकी मौत सचमुच में एक्सीडेंट की वजह से हुई है? जी नहीं, मैंने आपसे कहा था ना कि मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई है। फिर मौत गला घोटने से हुई है। पहले गला घोटा गया, फिर मरने के बाद जख्मों के निशान बनाए गए ताकि देखने में यह एक्सीडेंट लगे। देख बाबूराव, सिंपल सवाल कर रहा हूं, प्रदीप से शादी ना करने का फैसला क्यों बदला ज्योति ने? गाड़ी में बैठो, बात करनी है तुमसे। आपने कहा था कि आप मुझसे शादी करोगे। नहीं कर सकता, तू तो जानती है ज्योति, ऐसा नहीं हो सकता रे। पर प्रदीप के साथ शादी करके क्या होगा? आप तो शादीशुदा हो, घर पे पत्नी है। तू मेरे पास रहेगी, मेरे घर पर। पर उससे क्या होने वाला है? एक ना एक दिन मैं तुझसे शादी कर लूंगा। पर तभी क्यों, अभी क्यों नहीं? एक ना एक दिन तो पत्नी को छोड़ना है ही। तर आताच का नहीं? नहीं कर सकता, क्यों दिमाग खा रही हो? नाम खराब होगा, लोग थू थू करेंगे। और इस बात पर लोग तू नहीं करेंगे कि शादी तो बेटे के साथ और बाप के साथ। अरे बाबा, साथ में रहने का ये सबसे अच्छा रास्ता है। तू समझती क्यों नहीं है ज्योति? और तू अपने बाप की हाँ में हाँ मिलाता रहा। हाँ सर, इनके बहुत उपकार हैं मुझ पर। मैं आज जो कुछ हूं बस इन्हीं की वजह से। सर, मैं जानता था कि बाबा एक बच्चा चाहते हैं। मैं बस बाबा की मदद करना चाहता था।
सब जानती थी कि घर में क्या चल रहा था। मेरी आंखों के सामने घर कोठा बन गया था। टूट गई थी मैं। शर्म आती थी, मैं चुप रही। मैंने ये सच स्वीकार कर लिया था कि अब मुझे बच्चा कभी नहीं होगा, पर इनको तो अब भी आस थी। मुझे कैसे भी एक बच्चा चाहिए था, लेकिन वो ज्योति बहुत त्रास देने लगी थी। बच्चा पैदा करने के लिए तैयारी नहीं हो रही थी, अपनी जिद पे अड़ी थी। जब तक शादी नहीं हो जाती ऐसे ही चलता रहेगा। तुम्हें हो क्या गया है ज्योति? हमारी बात तो हुई थी ना इस बारे में। तुम्हारा फक्त बच्चा पाहिजे ना, तो फिर ये प्रदीप के साथ शादी का नाटक क्यों? मला माहिती है आपको सिर्फ बच्चा चाहिए, इसलिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हो और कुछ नहीं। देख ज्योति, तू अच्छी तरह जानती है मैं तेरे से अभी शादी नहीं कर सकता। अभी क्या, आप मुझसे कभी भी शादी नहीं करोगे। एक बार आपको बच्चा मिल गया, उसके बाद आपका मतलब तो पूरा हो जाएगा और मुझसे मतलब खत्म। ऐसा क्यों सोच रही तू? क्योंकि यही सच है। जब मैं आपकी दुकान में काम करती थी, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझसे शादी करोगे, पर वो तो आपने की नहीं और धोखे से मेरी शादी प्रदीप से करा दी। अब आप ही बताओ, कल को आप कुछ और नहीं करोगे, इस बात को कैसे निकालो अपने मन से? कैसे विश्वास करूं आप पे? एक कॉम्प्रोमाइज जिसके पीछे था एक गलत इरादा। बाबूराव के गोद लिए बेटे प्रदीप से ज्योति की शादी दरअसल समाज की आंखों में धूल झोंकने के लिए हुई थी। उसका असली मकसद था बाबूराव को एक वारिस देना। बाबूराव के एहसानों तले दबा प्रदीप भी इस साजिश का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गया। ज्योति इस कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन वो बहुत जल्दी समझ गई कि बच्चा हो जाने के बाद बाबूराव का इरादा उससे शादी करने का नहीं। ये एक घिनौना कॉम्प्रोमाइज था। तो तुम शिरडी ले जाने के बहाने ज्योति को घर से बाहर लेकर गए ताकि उसका मर्डर कर सको। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, उससे बात करना चाहता था, उसे समझाना चाहता था। मैं प्रदीप ये सब जानता था कि तुम उसे अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हो? क्या हुआ ज्योति? वापस जाना होगा, मंदिर नहीं जा सकती। मेरी पीरियड शुरू हो गई। या फिर आप एक काम कर लीजिए, आप दर्शन कर लीजिए, मैं बाहर खड़ी रहूंगी। ज्योति सुन, मेरी बात मान ले, मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए तुझसे। बहुत बार बात कर चुके हैं इस बारे में, अब बस। मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता अभी। तो भूल जाओ बच्चे के बारे में। क्या चाहिए तुझे? हाँ, कीमत बोल। तू कितना पैसा चाहिए वो बोल। मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है, शादी कर लो मुझसे। अरे दिमाग आउट मत कर मेरा। देखो बाबूराव जी, मैं आपको मेरे साथ कोई खेल खेलने नहीं दूंगी। शादी कर लो, पत्नी का दर्जा दो और फिर ले लो बच्चा। ना कहाँ बोल रही हूँ मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर सकता। और कितने बार बोलूं? और मैं भी आपसे कितनी बार कहूँ, बिना शादी के बच्चा नहीं मतलब नहीं। मैं ही पागल थी जो आपके झांसे में आ गई और प्रदीप से शादी कर दी। ये बगा, जो आपको चाहिए ना वो आपको ऐसे तो कभी नहीं मिलेगा। ये पत्थर की लकीर है। मुझे ये त्रास रोज की झिकझिक खत्म करनी थी। थक गया था साहब मैं।
हेलो पापा, पापा कहाँ हो आप? वो शिरडी के रास्ते पर एक सड़क किनारे खड़े हैं। देखिए, ऐसा कुछ कीजिए जैसे एक एक्सीडेंट लगे। और हाँ, ज्योति को उसी अस्पताल में दाखिल करना जहाँ पर वो काम करती थी, ठीक है? वहाँ सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो वही ले जाता हूँ। मैंने खुद को और ज्योति को चोट लगाई ताकि ये एक एक्सीडेंट लगे। और तुम्हें लगा कि डॉक्टर्स ये कभी नहीं जान पाएंगे कि ज्योति कैसे मरी, है ना? बाबूराव को आईपीसी की धारा 376 यानी कि बलात्कार और आईपीसी की धारा 302 यानी कि हत्या, इन दो धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि ज्योति का यौन शोषण नहीं हुआ था, बल्कि शादी के झूठे वादे की आड़ में बाबूराव ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और इसीलिए उस पर बलात्कार का आरोप लगा था। प्रदीप को आईपीसी की धारा 109 के तहत जुर्म में भागीदारी के लिए हिरासत में लिया गया। वारिस की चाहत में बुनी गई एक घिनौनी तरकीब, एक अमीर आदमी जिसने एक बेघर अनाथ लड़के को अपने घर में शरण दी, गोद लिया और उसी बेटे से एक लड़की की शादी कर दी ताकि शादी की आड़ में उस लड़की का शोषण कर सके और उससे एक बच्चा हासिल कर सके। एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज जिसकी वजह से बाबूराव खून करने पर मजबूर हो गया और इस साजिश में उसका साथ देकर मुजरिम बना उसका गोद लिया हुआ बेटा। घाटे का सौदा था ये कॉम्प्रोमाइज। इससे किसी को कुछ नहीं मिला, बस एक जान गई और दो लोग सलाखों के पीछे। क्या ऐसे कॉम्प्रोमाइज की जरूरत थी? क्या इससे किसी को कुछ मिलने वाला था? नहीं। अगर इरादे गलत हों तो हर कॉम्प्रोमाइज जुर्म की दस्तक होता है। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। कुछ संपन्न हैं, कुछ खाली हाथ। लेकिन क्या गरीब होना कोई अपराध है? सपने देखना, इच्छाएं पालना, चाहत रखना, जरूरतें पूरी करने की ख्वाहिश होना, ये सब इंसान होने की पहचान है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। पैसा मिलेगा रमेश, काफी पैसा, इतना कि हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। 2 लाख रुपए। अब बस करो चंदा, क्या अब यही तरीका रह गया है पैसा कमाने का? हमें ऐसे वैसे तरीके से पैसा नहीं कमाना है। हम हर तरीके से कोशिश करके देख चुके हैं, अब ये करके भी देखते हैं। क्या बुराई है? मुझे तो सब ठीक ही लगता है। हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। एक औरत को बहुत सारे पैसे कमाने का एक तरीका मिला, पैसा जो उसके परिवार की सारी समस्याएं दूर कर देगा। लेकिन उसका यह प्लान उसके पति की परेशानी का सबब बन गया था। पैसा हासिल करने का यह प्लान आखिर था क्या और उन लोगों को इतना पैसा चाहिए क्यों था? तेरी शादी हो जाएगी, फिर तुझे अपना घर ही संभालना पड़ेगा, तो पढ़ने की क्या जरूरत है? पर अम्मा, मुझे भाई की किताब बहुत अच्छी लगती है। अरे ये सब फालतू है। अब जो तू सीख रही है ना, यही तुझे उम्र भर काम आएगा, समझी? मेरे घर के पास सुंदर सा बगीचा है। चंदा, मैं आधे घंटे से अपनी किताब ढूंढ रहा हूँ और तू है कि इसे लेके बैठी हुई है। 50 बार कहा है ना तुझे, मेरी किताब को हाथ मत लगाया कर, समझ में नहीं आता तुझे? बाबा, मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी स्कूल जाना है। चंदा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि 4 बच्चों को पढ़ा सकूं।
तेरे 3 भाइयों का पढ़ाई का खर्चा भी बहुत भारी पड़ता है, और वैसे भी तुझे मालूम है कि हम लोग तुम्हारी शादी के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, समझा कर। बाबा पढ़ने दो ना। चंदा, तेरे रोज की रट है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। पढ़ाई तेरे किसी काम की चीज नहीं है, समझी ना। घर का काम सीख, आगे से जिद की ना तो 1 लगाऊंगा। जाओ पानी लेके आ। राइट टू एजुकेशन एक्ट, अनिवार्य और मुफ्त शिक्षण धारा, जिसे आमतौर पर आरटी कहा जाता है, संसद ने इसे 26 अगस्त 2009 को पारित किया। हमारे संविधान के एक्ट 35 और आर्टिकल 21A के 1 अप्रैल 2010 में लागू हो जाने के बाद 6 साल से 14 साल तक के हर बच्चे को उसकी रिहाइश के 3 किलोमीटर के दायरे के भीतर स्कूल में शिक्षा का अधिकार मिला। इसके अनुसार हर प्राइवेट स्कूल को HIV प्रभावित, डिसेबल्ड, अनाथ, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% आरक्षण रखना होगा। राज्य सरकार या स्थानीय संस्थाएं इस श्रेणी में भर्ती हुए विद्यार्थियों के लिए सालाना 60,000 रुपए तक की सहायता देंगी। 1992 में चंदा शिक्षा पाने के लिए तड़प रही थी, लेकिन तब उसकी शिक्षा पाने की इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी। क्या चंदा, कितना लेट आई है? भाभी वो बेटी के स्कूल में मिलने के लिए बुलाया था ना, इसलिए देर हो गई। तेरा तो रोज कोई ना कोई नया बहाना होता है। पता है साहब के निकलने का टाइम हो गया। मैं अभी करती हूँ ना भाभी। दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मंजू के स्कूल गई थी आज मैं। अच्छी बात है चंदा, लेकिन अब इनकी फीस भरना मेरे बस के बाहर है। हम कोई अमीर आदमी नहीं है, जरा हमारी औकात तो देखो। मंजू के 25,000, नकुल के 35,000, अगले साल 40,000 हो जाएंगे। समझ रही है ना कुछ? ये स्कूल भी तो अच्छा है जी। अच्छे हैं पर जीना मुश्किल कर दिया इन स्कूलों ने। अरे बात बात पे पैसे। ये भी तो देखो, दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, जिंदगी में कुछ बनेंगे। जब बनेंगे तब बनेंगे, पर अभी तो कॉपी किताब और न जाने क्या क्या, हर रोज पढ़ाई का नया खर्चा, जो कि हमारे बस के बाहर है। तू ना इनके पढ़ाई के चक्कर में बावली हो गई है, तेरे दिमाग में कोई बात ही नहीं घुस रही। हम दोनों मिलके कर लेंगे जी। मुझे बस फिक्र होती है चंदा। सर आपको बुला रहे हैं, चाहिए जी। बैठो चंदा। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। चंदा, नकुल की फीस पिछले टर्म से नहीं आई है। सर वो बताया था ना मैंने आपको, पैसे की जरा दिक्कत है। देखो चंदा, जैसा मैंने कहा था कि एक टर्म तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन अब तो दूसरा टर्म भी खत्म होने को आया है। थोड़ा सा समय और दे दीजिए। लेकिन फिर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों टर्म्स की फीस एक साथ भरनी होगी, नहीं तो स्कूल के जो नियम है वो तो है, सभी बच्चों पे लागू होते हैं। तुम समझ रही हो ना? जी सर, मैं कर दूंगी। फैक्ट्री से कुछ एडवांस लेके देखो ना। सुनो ना चंदा, मुझे पता था ये दिक्कत आने वाली है। हमें दुनियादारी भी समझनी होगी चंदा। हम दोनों मिलकर 10,000 से ज्यादा नहीं कमा पाते। महंगाई लगातार बढ़ रही है। अरे तुझे समझ में आ रहा है हम जैसे तैसे खर्चा चला रहे हैं? जरा समझो, नकुल की फीस देना बहुत मुश्किल है और हमेशा यही चलता रहेगा। उसे सरकारी स्कूल में भर्ती करा देते हैं और मंजू को नहीं तो मंजू की पढ़ाई बंद करा देते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ। सपना ही रहेगा ये हमारा चंदा। हमें सपना देखने का भी हक नहीं है। अरे हक की ऐसी की तैसी, हमें जितना है उतने में चलाना होगा। तुम एक बार अपनी सेठ से बात करके देखो ना, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। तू ना बहुत जिद्दी है, एक ना एक दिन हम सबको डुबो के छोड़गी तू।
सेठ जी 6 महीने का एडवांस? पागल हो गए हो क्या तुम रमेश? जरूरत है सेठ जी। 6 महीने की एडवांस सैलरी लेके क्या करना है भाई? सारी रकम तो अभी के अभी खर्च हो जाएगी, फिर अगले 6 महीने तुम्हारा घर चलेगा कैसे? फिर तुम भाग के दूसरा काम ढूंढोगे, वापस नहीं आओगे। मैं तुम्हें फोन लगाता रह जाऊंगा, सर पीटता रह जाऊंगा। आप मेरा यकीन करो सेठ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे नहीं होगा? जरूर ऐसा ही होगा। एक आध महीने एडवांस की बात करते हैं तो चलो बात पल्ले पड़ती है, लेकिन तुम 6 महीने की बात कर रहे हो, आधे साल की बात कर रहे हो। नहीं हो पाएगा रमेश, इम्पॉसिबल। सेठ 20,000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं चंदा। नकुल के स्कूल की फीस देनी है ना भाभी। कौन से स्कूल में जाता है तेरा बेटा? सिग्नल के बाद में जो इंग्लिश मीडियम है ना, उस स्कूल में जाता है तेरा बेटा? जी भाभी। देख चंदा, इतना एडवांस देना तो मुश्किल है, पर फिर भी तेरे साहब आएंगे तो मैं बात करूंगी। वो स्कूल में जाता है उसका बेटा? हाँ, उसने तो यही कहा था। ओजस, खेलना बंद करो और खाना खाओ चुपचाप। मम्मी बस 2 मिनट, इसे मार दूं? 20,000 रुपये उसके बेटे की स्कूल की फीस के लिए? मुझे लगता है झूठ बोल रही है, किसी और काम के लिए चाहिए होंगे। माना अगर उसका बेटा उस जैसे स्कूल में पढ़ता भी है तो उसे निकाल के सरकारी स्कूल में डाल देना चाहिए, जैसे उसकी औकात है। पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं ये लोग। और एक बात बता रहा हूँ, पैसे मिलते ही गायब हो जाएगी और फिर तू मेरा दिमाग खाएगी। काम के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं है। यस, मैं जीत गया। आई गॉट द डेविल। यस। $25,000 अब भी बाकी है चंदा। सर बड़ी मुश्किल से 10,000 रुपये जुटाए हैं, थोड़ा समय दे दीजिए, मैं बाकी भी चुका दूंगी। आगे काफी समय दे चुका हूँ चंदा, ये सोचकर कि नकुल एक होशियार ब्राइट स्टूडेंट है, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता है ना चंदा। मैं नकुल को 5th स्टैंडर्ड में प्रमोट नहीं कर सकता जब तक उसकी सारी फीस जमा नहीं हो जाती। देखो चंदा, अगले साल तुम्हें इस साल की बाकी की फीस और साथ ही साथ अगले साल की फीस भी जमा करनी होगी। इतना सब कैसे भर पाओगी तुम? सर मैं कैसे भी करके इंतजाम कर लूंगी, बस आप अभी संभाल लीजिए। ठीक है, इस टर्म को भी मैं जाने देता हूँ, लेकिन इस टर्म के एंड तक पिछली फीस और आगे की फीस तुमने जमा नहीं की तो मुझे कोई डिसीजन लेना होगा। नकुल वहाँ बिस्कुट रखे, मंजू आए तो चाय बना के देना। ठीक है। चंदा, अरे 7:30 बज गए हैं। भाभी बस 10 मिनट में बनाती हूँ। भाभी क्या बनाऊँ आज? चंदा, तुझे पता है ना हमारे 8 बजे का डिनर टाइम है। अब हड़बड़ी में न जाने तू कैसा खाना बनाएगी। अच्छे से बनाऊंगी भाभी। चंदा, मुझे पता चला है कि तूने F और G विंग में भी काम करना शुरू कर दिया है और उनको पहले टाइम दे रही है। चंदा, तू हमारे यहाँ कब से काम कर रही है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मुझे किसी और को ढूंढना होगा।
ला मैं सब्जी काट देता हूँ। अरे अभी 10 मिनट में हो जाएगी। अरे देना, काट देता हूँ मैं। मंजू तेरा होमवर्क हो गया? नहीं अम्मा, थोड़ा सा बाकी है। अम्मा थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा बाकी है। स्कूल में बहुत सारा होमवर्क देते हैं अम्मा। हाँ तो अच्छा है ना, तेरे भले के लिए देते हैं ना। और अम्मा भैया भी ना सिर्फ आधे होमवर्क में ही हेल्प करते हैं। तो आधा अपने आप से कर लिया कर। हमें कहीं से उधार मिल सकता है? कौन देगा? कोई तुम्हारा दोस्त, बात करो ना। अरे तू पागल हो गई है क्या चंदा? खुद इतना काम करने लगी है, उधार पे उधार लेने की सोचे जा रही है। ऐसे कुछ नहीं होगा। तू 24 घंटा भी काम करने लगेगी ना तो भी कुछ नहीं होगा। अगले साल फीस बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी, कितना उधार उठाएंगे? हम सब पिसते रह जाएंगे, इसमें खत्म हो जाएंगे। अरे नकुल, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्लास में नहीं आ रहा है क्या? मेरी मम्मी अंदर प्रिंसिपल सर से बात कर रही है। अच्छा चल, क्लास में मिलेंगे। सर बस थोड़ा समय और दे दीजिए। चंदा मैं पहले ही बहुत टाइम दे चुका, अब मेरे लिए और पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत करो। सेवन 3 जा 21, 21 + 3 24, इधर 4 लिख और इधर 2। सॉरी चंदा, मैंने कहा था ना, नहीं हो पाएगा। 40,000 बहुत होते हैं यार। इतने पैसे तो मेरे पास खुद के लिए भी नहीं। इतना ज़्यादा तो नहीं हो सकता। 1000-2000 की बात होती तो कर देती, 5000 तक भी सोचती, पर इतना तो मुश्किल है रमेश। मेरे तो खुद के सर पर पहले से 25,000 की उधारी है यार। बस कुछ महीनों के लिए चाहिए यार। हो सकता तो कर देता, ना नहीं कहता। नहीं चंदा, इतना नहीं हो पाएगा। और मान ले अगर तुझे किसी ने रुपए दे भी दिए तो तेरे लिए ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो चुकाएगी कैसे? सो जा चंदा, हमने पूरी कोशिश की ना, अब भगवान की यही मर्जी है तो क्या करे। सो जा। हर माँ की ख्वाहिश होती है, उसका ख्वाब होता है कि उसके बच्चों को बेहतर से बेहतरीन मिले, और चंदा की भी यही चाहत है। शिक्षा जो वो खुद हासिल नहीं कर पाई, अपने बच्चों को दिलाना चाहती थी कि उन्हें जिंदगी में बेहतर मौके मिले। अब वो एक ऐसे दोराहे पर खड़ी थी जहां एक तरफ स्कूल की फीस न जमा करवाने की वजह से उसके बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया था, और दूसरी तरफ उसके सामने पैसा कमाने का एक अच्छा अवसर था। जानती थी भाभी स्कूल की फीस ज्यादा है, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहती थी। मेरे बच्चे अच्छे और बड़े स्कूल में क्यों नहीं जा सकते? हाँ, लेकिन बड़े स्कूलों में खर्चा भी तो बहुत होता है। मालूम है भाभी, लेकिन वहाँ की पढ़ाई, टीचर सब बढ़िया हैं। मैं अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहती हूँ, और वो अच्छी पढ़ाई से ही संभव है। इसी से उनकी जिंदगी के रास्ते खुलेंगे और वो कुछ हासिल करेंगे। लेकिन अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक रास्ता है, तू कहे तो मैं बताऊं? बताओ ना भाभी। ऐसा मेरी एक सहेली ने बताया था। पहले उसके घर में भी ना पैसों की बहुत तंगी रहती थी। यस, मिसेस गीता ने बताया था कि आप आओगी। क्या करना होगा मुझे? देखिए, हमारा ये फर्टिलिटी क्लिनिक है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के लिए हमें डोनर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो लोग जो अपने शुक्राणु, अंडाणु वगैरह देने के लिए राजी हैं। इस तरह जिन लोगों के बच्चे नहीं हो पाते, उन कपल्स की मदद करते हैं हम लोग।
प्लीज ऐसा एकदम मत सोचना कि इसमें कुछ गलत है। हम बस एक हार्मोन का इंजेक्शन आपको देते हैं जिससे आपके अंदर अंडाणु पैदा होते हैं। फिर उस अंडाणु को हम लेकर स्टोर कर लेते हैं, बाद में उसको फर्टिलाइज करते हैं। हर 3 महीने में आप एक बार डोनेट कर सकती हैं और हर डोनेशन पर आपको कुछ पैसा भी दिया जाएगा। कितने पैसे? यही कुछ 3000 रुपये हर डोनेशन के। इतने में मेरी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाएगी। मुझे 40,000 चाहिए। मेरे बेटे की स्कूल की फीस नहीं भरी है, इसलिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। पर एक डोनेशन का तो इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। हेलो, चंदा डॉक्टर पारेख बोल रही हूँ। नमस्ते मैडम। चंदा, एक रास्ता है, तुम कल मुझसे क्लिनिक में आकर मिलो। जी जी मैडम। पैसा मिलेगा रमेश, काफी पैसा, इतना कि हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। 2 लाख रुपए। अब बस करो चंदा, क्या अब यही तरीका रह गया है पैसा कमाने का? हमें ऐसे वैसे तरीके से पैसा नहीं कमाना है। एक कपल है जिन्हें बच्चा नहीं हो पा रहा है, उन्हें सरोगेसी के लिए किसी की जरूरत है। वो क्या होता है? उनका बच्चा तुम्हें अपने पेट में रखना होगा। वो कैसे? बच्चे का भ्रूण तुम्हारे गर्भ में रोक दिया जाएगा और फिर 9 महीने तक उनका बच्चा तुम्हें अपने पेट में रखना होगा। देखो, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये आजकल बहुत आम बात है। अब सब इसे समझते और मानते हैं। इससे उन कपल्स का भी भला हो जाता है जिन्हें कोई बच्चा नहीं हो पा रहा है, और साथ ही सरोगेट माओं को भी मदद मिलती है। कितना पैसा मिलेगा? वो कपल तुम्हें 2 लाख रुपए देने के लिए राजी है। उन्हें पता है कि तुम्हें ये पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अपने पति से बात करती हूँ। प्लीज जरूर करो। हम हर तरीके से कोशिश करके देख चुके हैं, अब ये करके भी देखते हैं। क्या बुराई है? मुझे तो सब ठीक ही लगता है। हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। भूल जाओ इसे चंदा, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। जिस स्कूल से नकुल को निकाला गया उसे उसी स्कूल में पढ़ाने की चंदा की जिद क्या सनक कहलाएगी, या फिर इसे एक माँ का अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का ख्वाब कहना ज्यादा ठीक होगा? क्या उस स्कूल से सवाल नहीं करना चाहिए कि एक होनहार बच्चे की फीस को माफ करने या उसे कम करने का ख्याल तक उनके दिमाग में क्यों नहीं आया? क्या ये सवाल हम नहीं पूछ सकते कि इस हालत में राइट टू एजुकेशन क्यों नहीं लागू हुआ?
नकुल क्या पढ़ रहा है? अम्मा, पिछले साल वाली बुक। मुझे अब भी ये किताब पढ़ने में बड़ा मजा आता है। चंदा, मैं ये कभी सोच ही नहीं सकता कि तू दूसरे के बच्चे को अपनी कोख में पाले। रमेश, मैं कोई जुर्म नहीं कर रही, नहीं कोई पाप कर रही हूँ। किसी ने संतान को बच्चा देना तो अच्छा काम है, अपने बच्चों का भविष्य बनाना भी अच्छा काम है। तुझे क्या लगता है तू पेट से होगी ये सबसे छिपा रहेगा? अरे पड़ोसी, रिश्तेदार सब पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे हम? बोल। मैंने सोच लिया है, हम कह देंगे कि हमारा बच्चा है और पैदा होने के बाद में बचा ही नहीं। ये सही नहीं है चंदा। गलत भी नहीं है रमेश। मैं डॉक्टर पारिक से कई बार मिली हूँ, उन्होंने मुझे बताया ये तरीका आजकल बहुत सारे लोग अपना रहे हैं। रमेश, समझो मेरी बात को, हमारे नकुल और मंजू का भविष्य बन जाएगा। तुम क्या चाहते हो? ये भी हमारी जैसी जिंदगी जिए? नहीं ना, तो फिर मना मत करो, इतना मैं कह रही हूँ करो। और फिर हम दुनिया की क्यों परवाह करें? कौन क्या कहेगा, क्या सोचेगा? दुनिया ने हमारे बच्चों की परवाह की? हमारी जिंदगी, हमारी दुनिया, हमारे बच्चे हैं, हमें उनकी परवाह करनी चाहिए। उन्हें अच्छे से अच्छे अवसर देने चाहिए, उनके सपने पूरे करने चाहिए। हमारे सपने पूरे नहीं हुए तो कम से कम उनके तो हो जाए। तू भी ना चंदा, बहुत जिद्दी है। मैं बहुत खुश हूँ चंदा कि तुम ये सब अपने पति की रजामंदी के साथ कर रही हो। पहले मुझे तुम्हारे कुछ टेस्ट करने होंगे और फिर हम आप लोगों को उस कपल से मिलवाएंगे जिनका बच्चा तुम्हें अपने पेट में पालना होगा। नमस्ते। आप जो हमारे लिए करने जा रही हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। हम अभी तुरंत ही आपको पैसे दे देंगे। और प्रेगनेंसी के दौरान जो भी ज़रूरत होगी उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। हम पूरा ख्याल रखेंगे। अम्मा, मैं क्लास में जाऊं? जा बेटा। और चंदा ने बच्चे को जन्म दिया। गोद लिए जाने की सारी औपचारिकताओं के बाद बच्चा उस कपल को सौंप दिया गया जिनके लिए चंदा एक सरोगेट मां बनी थी। नकुल ने स्कूल ज्वाइन कर लिया था और उसकी पढ़ाई अब अच्छे से चल रही है। इस पैसे से चंदा और रमेश को अपनी मुश्किलों को पार करने में कामयाबी मिली और अब उनके इरादे और भी पक्के हो गए हैं। फैसला पहले से पुख्ता हो गया है कि दोनों बच्चों को बेहतर शिक्षा देनी है, ऐसी शिक्षा जिस पर उनका और हर बच्चे का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षण धारा हर बच्चे की आवश्यकता है, हर बच्चे का अधिकार है, हर माँ बाप का सपना है, चाहत है, निर्णय है। स्कूलों की बढ़ती फीस की तकलीफ ऐसी है जिसे संपन्न लोग झेल पाते हैं। चाहे जरा मुश्किल आए, लेकिन अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए हर माँ बाप ये करता ही है। लेकिन गरीब बच्चों का क्या? मुफ्त या कम फीस वाले कई विद्यालय हैं, हर इलाके में सरकारी स्कूल हैं, लेकिन ये स्कूल शिक्षा के उस स्तर या गुणवत्ता की बराबरी नहीं कर पाते हैं जो निजी स्कूल देते हैं। फला इंटरनेशनल बोर्ड, फला इंटरनेशनल करिकुलम, ये एंट्रेंस फी, स्कूल की वो जरूरतें, क्या शिक्षा को एक व्यवसाय बनने दिया जाए? क्या तालीम को तिजारत बनने दिया जाए? क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में भी भेदभाव होना चाहिए, जबकि इसका सीधा ताल्लुक देश के बच्चों से, देश के भविष्य से? कल्पना कीजिए जब नुक्कड़ के सरकारी स्कूल में सारी सुविधाएं निजी स्कूलों जैसी और पढ़ाई मुफ्त या फिर बहुत ही कम फीस पर हो। कल्पना कीजिए उस दिन की जब संपन्न लोगों के बच्चों और गरीब लोगों के बच्चों को मिल रही शिक्षा का स्तर हर लिहाज से एक समान हो।
कल्पना कीजिए कि सरकारी स्कूल के टीचर्स को भी उतना ही अच्छा वेतन मिले जितना कि निजी स्कूल या किसी और प्रोफेशन के लोगों को आजकल मिलता है। कहा जाता है कि ज्ञान निशुल्क होता है। कल्पना कीजिए जब सभी को ज्ञान निशुल्क भी मिलेगा और समान भी। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।